हेलो एवरीवन, ये मेरा सेकेंड लेक्चर है। सेकेंड लेक्चर पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा फर्स्ट लेक्चर के बारे में बताना चाहूँगा। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंटों को उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे 4 ब्लॉक में बांटा था, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक। ऐसा एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल या एस सबसेल में जाएगा उसको एस ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। वैसा एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल या पी ऑर्बिटल में जाएगा उसको पी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। वैसा एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल या डी ऑर्बिटल में जाएगा उसको लोग डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। एज यूजुअल वैसा एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल या एफ ऑर्बिटल में जाएगा उसको लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। हम लोग को पढ़ना है अबाउट पी ब्लॉक एलिमेंट। तो पी ब्लॉक एलिमेंट को डिफाइन किए थे हम लोग कि वैसा एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल या पी ऑर्बिटल में जाएगा उसको हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। पी सबसेल के पास मैक्सिमम कैपेसिटी जो होता है वो 6 इलेक्ट्रॉन का होता है, इसलिए टोटल ग्रुप की संख्या पी ब्लॉक में 6 है। ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक, ग्रुप 13 और 14 सिलेबस है क्लास 11 का और 15 से 18 तक क्लास सिलेबस है क्लास 12 का। अब हम बताते हैं ग्रुप 13 के बारे में। ग्रुप 13 में बताए थे कि ग्रुप 13 में आपका बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेरियम है, जिसमें बोरॉन को छोड़ के सभी एलिमेंट जो है वो मेटल्स हैं। और बोरॉन जो है वो एक मेटलॉइड है क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है लेकिन लो टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। ग्रुप 13 को हम लोग बोरॉन फैमिली के नाम से जानते हैं। ग्रुप 14 को हम लोग जानते हैं कार्बन फैमिली के नाम से, और इसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड है, जिसमें कार्बन जो है वो नॉन मेटल है, सिलिकॉन, जर्मेनियम जो है वो मेटलॉइड है, टीन और लेड जो है वो मेटल है। ग्रुप 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ है, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है वो नॉन मेटल्स है, आर्सेनिक, एंटीमनी जो है वो मेटलॉइड है और जबकि बिस्मथ जो है वो एक मेटल है। ग्रुप 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम, पोलोनियम है। ऑक्सीजन और सल्फर जो है वो नॉन मेटल्स है, सेलेनियम, टेलरियम मेटलॉइड्स है और पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव मेटल है। ग्रुप 17 हैलोजन्स। हेलो मतलब होता है, हेलोजन जो है वो एक ग्रीक वर्ड से बना है, डिराइव हुआ है। हेलो का मतलब होता है सॉल्ट और जन्स का मतलब होता है प्रोड्यूसर, दैट इज सॉल्ट प्रोड्यूसर्स। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नॉन मेटल्स हैं और एस्टाटीन जो है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ग्रुप 18 को हम लोग नोबल गैस के नाम से जानते हैं क्योंकि इसका वैलेंस शेल फुलफिल्ड होता है, ऑक्टेट पूरा होता है, इसलिए ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसलिए हम इसको इनर्ट गैस या नोबल गैस के नाम से जानते हैं। और इनमें आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन जो है वो नॉन मेटल्स हैं और रेडॉन एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। मैंने बताया कि ग्रुप 13 में जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में, क्योंकि हर ग्रुप में ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक सारे में आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का वेरिएशन देखना है अलोंग द पीरियड और डॉन ए ग्रुप। अलोंग ए पीरियड का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रोज। मैंने बताया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड है और 18 वर्टिकल कॉलम्स है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रुप्स। और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहते हैं कि वैसा प्रॉपर्टीज जो पीरियोडिकली बार बार रिपीट करे विथ चेंज इन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर, वैसे प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। जिसमें पहला मैंने टॉपिक दिया है शेडिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। शेडिंग इफेक्ट में हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लियस जो है ये आउटर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, लेकिन अंदर वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन है इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। मींस क्या करता है यहाँ पे कि इनर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शील्ड करता है। किसको? तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करता है, आउटर इलेक्ट्रॉन्स को। और ये आउटर इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करता है कहां से, किससे बचाता है? तो फ्रॉम न्यूक्लियस से बचाता है।
तो इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं शिल्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। मींस अगर डिफाइन करें तो द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। क्यों डिक्रीज किया? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन, इसी को हम लोग बोलते हैं शिल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। और ये एक मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मींस बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होते हैं जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, रिपल्सिव फोर्स क्रिएट करते हैं, और अंदर वाले न्यूक्लियस से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर अट्रैक्शन से बचाते हैं अंदर वाले इलेक्ट्रॉन। इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं शिल्डिंग इफेक्ट। अगर डिफाइन करें तो बोलेंगे कि इन ए मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अट्रैक्ट होते हैं न्यूक्लियस के तरफ एज वेल एज रिपेल्ड होते हैं ईच अदर। मींस न्यूक्लियस जो है ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, लेकिन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और इस तरह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वो घट जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन। इसी को हम लोग कहते हैं शिल्डिंग इफेक्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्यों? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड शिल्डिंग इफेक्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे बच्चों को यह कंफ्यूजन होता है कि न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम होता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। न्यूक्लियर चार्ज, टोटल न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है कि न्यूक्लियस जो है वो जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब पे जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन लगा रहा है या जो अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, जो खींच रहा है, उसको हम लोग कहते हैं टोटल न्यूक्लियर चार्ज। और ये बराबर होता है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर जो होता है वो बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का। लेकिन हाँ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं होता है। ये क्या होता है कि न्यूक्लियस कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, कितना न्यूक्लियर अट्रैक्शन लगा रहा है सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। जैसे न्यूक्लियस है और सिर्फ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो इसको हम लोग कहेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और सारे इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्ट कर रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे टोटल न्यूक्लियर चार्ज। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो शिल्डिंग इफेक्ट को प्रभावित करते हैं। तो जिसमें पहला नंबर आता है नंबर ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन। जितना ज्यादा अंदर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन होगा वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा रिपेल करेंगे, उतना ज्यादा न्यूक्लियस को शील्ड कर देंगे। तो देख सकते हैं हम लोग कि मोर द नंबर ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स मोर विल बी द वैल्यू ऑफ शिल्डिंग इफेक्ट। जैसे देखिए लिथियम 2 1, तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना दिख रहा है आपको? यहाँ पे 1 दिख रहा है, लेकिन अंदर वाले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। यहाँ पे देखेंगे इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? तो 1, लेकिन आउटर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन का संख्या कितनी? इनर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो गया? 10। मतलब ये है कोर इलेक्ट्रॉन, ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर आप नीचे जाएंगे डाउन द ग्रुप तो यहाँ देखेंगे कि आपके पास हो गया यहाँ पे 18 इनर इलेक्ट्रॉन और 1 हो गया आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आप बता सकते हैं कि तीनों में सबसे ज्यादा शिल्डिंग इफेक्ट किसका होगा? ऑब्वियस है कि पोटेशियम का होगा। क्यों? क्योंकि इसमें इनर सेल इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है। जितना ज्यादा अंदर इलेक्ट्रॉन्स होगा वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा रिपल्सन क्रिएट कर सकते हैं, उसको उतना ज्यादा उसको पुश कर सकते हैं, उसको उतना ठेल सकते हैं। ठीक है। दूसरा फैक्टर है शेप ऑफ ऑर्बिटल। शेप ऑफ ऑर्बिटल आप जानते हैं कि एस सब सेल जो है, एस ऑर्बिटल जो है ये आपका होता है स्फेरिकल शेप। पी जो होता है ऑर्बिटल उसका शेप होता है डम्बल शेप। डी जो होता है उस ऑर्बिटल उसका शेप होता है डबल डम्बल शेप। और जो एफ ऑर्बिटल होता है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड, काफी डिफ्यूज होता है। तो आप ही बताइए न्यूक्लियस का सबसे नजदीक कौन इलेक्ट्रॉन होगा? ऑब्वियसली एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन होगा। तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन किसका होगा? किस पे होगा? एस इलेक्ट्रॉन पे होगा। तो सबसे ज्यादा जब एस इलेक्ट्रॉन पे इसका न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगा तो सबसे ज्यादा रिपेल कौन करेगा? ऑब्वियस है कि एस ऑर्बिटल करेगा। मींस इन एस इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा शिल्डिंग इफेक्ट होगा, उसके बाद एनपी का होगा, उसके बाद एनडी का होगा, और सबसे कम, सबसे खराब वाला शिल्डिंग इफेक्ट जो अगर होगा तो वो एफ इलेक्ट्रॉन का होगा। क्यों? क्योंकि एफ इलेक्ट्रॉन सबसे दूर रहेंगे, न्यूक्लियर अट्रैक्शन सबसे कम होगा, इसलिए सबसे ज्यादा डिफ्यूज हो जाएगा और सबसे कम उसका अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस की तरफ, न्यूक्लियर अट्रैक्शन सबसे कम होगा।
कोई दिक्कत है? हाँ बच्चों, अब हम लोग देखेंगे शिल्डिंग इफेक्ट का वेरिएशन को, मीन्स वेरिएशन ऑफ शिल्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। सबसे पहले कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट along the period, the value of शिल्डिंग इफेक्ट डिक्रीज कर जाता है ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेम सेल, और बोल सकते हैं सेम सबसेल। कैसे? जैसे हम अलॉन्ग द पीरियड चले, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब देख सकते हैं इसका एटॉमिक नंबर 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गया 10। जब इसका सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7 और ये हो गया 2, 8। यानी यहाँ पे KL, 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 KL और ये भी आपका KL। तो आप देख सकते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ है वो सेम सेल में हुआ है। सब सेल भी आपको दिखाते हैं। इसका बताया था आपको हम 2s2, 2p1, 2s2, 2p2, 2s2, 2p3, 2s2, 2p4, 2s2, 2p5 और ये हो गया 2s2, 2p6। सेम सबसे में भी एडिशन हुआ। तो जब देखें हम लोग कि इलेक्ट्रॉन का एडिशन जो है वो सब कुछ जो हो रहा है वो सेम सेल सेम सब सेल में हो रहा है, तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को स्क्रीनिंग ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अंदर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन का संख्या उतना ही है, लेकिन बाहर वाले सेल में एक ही सेल में इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है। मैंने बताया था कि जितना ज़्यादा इनर सेल में इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा उतना ज़्यादा उसका शिल्डिंग इफेक्ट होगा, इसलिए शिल्डिंग इफेक्ट जो है वो घट जाता है। लेकिन जब अगर हम डाउन द ग्रुप चलें, in moving down a group, the value of shielding or screening effect increase कर जाता है। क्यों? Due to increase in इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स। कैसे? तो हम बात करें लिथियम तो ये हो गया 2, 1, सोडियम तो इसका हो गया 2, 8, 1, पोटेशियम तो इसका हो गया 2, 8, 8, 1। अब देखिए इसके सबके बाहर सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अंदर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ रहा है। इसमें 2 है, इसमें 10 है, इसमें 18 है। तो ऑब्वियसली जितना ज्यादा इनर सेल में इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा तो उसका शिल्डिंग इफेक्ट होगा, बढ़ेगा। मीन्स डाउन द ग्रुप जाने से हम लोग का देखते हैं कि शिल्डिंग इफेक्ट का वैल्यू बढ़ता है, लेकिन लॉन्ग द पीरियड जाने से शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है? घटता है। क्यों? क्योंकि अलॉन्ग द पीरियड जाने से इलेक्ट्रॉन का एडिशन सेम सेल में होता है, लेकिन डाउन ए ग्रुप आने में इलेक्ट्रॉन का एडिशन जो होता है वो डिफरेंट सब सेल में होता है। अब हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने पढ़ा अबाउट शिल्डिंग इफेक्ट।
स्लेडिंग इफेक्ट में देखा हम लोगों ने कि द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड स्लेडिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। अलोंग द पीरियड जाने से स्लेडिंग इफेक्ट घटता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एडिशन सेम सेल में होता है, लेकिन डाउन द ग्रुप जाते हैं हम लोग तो देखें, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो देखें हम लोगों ने कि डाउन द ग्रुप जाने से स्लेडिंग इफेक्ट जो है वो बढ़ता है क्योंकि इनर सेल का इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ता है। अब बात करने जा रहे हैं हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी का, जिसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस बताता है कि द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। जैसे देखिए आप, ये न्यूक्लियस है, बाहर बहुत सारे सेल हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन है, लेकिन न्यूक्लियस का जो वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन का दूरी है इसी को हम लोग कहते हैं एटॉमिक रेडियस। अब बात करते हैं कि एटॉमिक रेडियस में देखें यहाँ पे कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन का कोई बाउंड्री नहीं होता है, कोई सर्टेन रेंज नहीं होता है, और एटम जो होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं तो उनका एटॉमिक रेडियस निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम लोग इसको डिफाइन करने के लिए एक और इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक आइडेंटिकल एटम को ले लें, एक आइडेंटिकल एटम ले लें। अब यहाँ से लेके यहाँ के दूरी को हम लोग कहेंगे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अगर मान लो कि आपको दो एटम का इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस दे दे, जिसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक डायमीटर भी बोल सकते हैं, तो इस डायमीटर का अगर हम लोग हाफ कर दें तो हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी एटम का एटॉमिक रेडियस। क्यों ऐसा किया, क्यों दो एटम लिए? क्योंकि एटम में इलेक्ट्रॉन का कोई बाउंड्री नहीं होता है और एटम काफ़ी छोटा होता है और ये आइसोलेटेड स्टेट में पाया नहीं जाता है, इसको आइसोलेट करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए एक आइडेंटिकल एटम ले लेते हैं। तो दोनों को डिफाइन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसके लिए डिफिनेशन देते हैं हम लोग कि इट इज़ डिफाइंड एज, इसको परिभाषित कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस between, it is defined as the distance between the nucleus of an atom and valence cell electron। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यूक्लियस है और सबसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच का जो दूरी है उसको हम लोग एटॉमिक रेडियस कहते हैं। लेकिन मैंने अभी बताया कि एटम जो है काफ़ी छोटा होता है, एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करने में बहुत मुश्किल होता है और साथ ही साथ एटम को आइसोलेट करना, आइसोलेटेड स्टेट में पाया नहीं जाता है। इसलिए इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो लिखेंगे कि इट इज डिफाइंड एज द half of the internuclear distance between the two atoms। It is defined as the half of the internuclear distance between the two atoms। दो एटम्स के बीच का जो हाफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसको हम लोग कहेंगे एटॉमिक रेडियस। अब अगर हम लोग बॉन्डेड स्टेट में देखें, कौन से स्टेट में बच्चा? बॉन्डेड स्टेट, या फिर इसी को हम लोग बोले इंटरैक्शन स्टेट में, तो हम लोग एटॉमिक रेडियस को और भी तरीका से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है वो आपका कोवैलेंट रेडियस, दूसरा है वांडर वाल रेडियस, तीसरा है मेटालिक रेडियस और चौथा हम लोग बात कर लेंगे अबाउट आयनिक रेडियस। तो सबसे पहले फोकस करते हैं कोवैलेंट रेडियस पे। तो बात करेंगे अबाउट कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट रेडियस बोलेंगे, इसको डिफाइन करेंगे कि इट इज डिफाइंड एज द हाफ
of the internuclear distance between the two nuclei, न्यूक्लियस का प्लूरल है न्यूक्लियाई, between the two nuclei of atoms bonded by a single covalent bond। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि कोई दो एटम है जो दूसरे को टच नहीं कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। अब यहाँ से लेके यहाँ मान लेते हैं ये भी क्लोरीन एटम है और ये भी क्लोरीन एटम है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो होगा वो डायमीटर हो जाएगा और ये हो जाएगा डी सिंगल बॉन्ड, क्या चीज, Cl। अगर हम लोग को इसका रेडियस निकालना पड़े तो हम लोग निकालेंगे ये दोनों इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का ये जो हाफ होगा उसी को हम लोग कहेंगे कोवैलेंट रेडियस, RC। तो हम लिख सकते हैं R बराबर DCl/Cl का 2, DCl/Cl क्लोरीन सिंगल बॉन्डेड डिवाइडेड बाय 2। मीन्स अगर मान लें कि हम लोग ये A एटम है और ये B एटम है, दोनों होमोन्यूक्लियर है, होमोन्यूक्लियर है, जैसे भी मैंने बताया Cl2 H2 I2 N2 O2। अब ये दोनों के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का जो हाफ करेंगे उसको हम लोग कहेंगे कोवैलेंट रेडियस। अब अगर मान लीजिए कि आपको सेम नहीं दे, हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल दे दे, हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल दे दे, जैसे ले लें एक ए ले लें और ये बी ले लें, यहाँ पे दो एटम। अब ये दोनों जो है वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे हम ले लें यहाँ H प्लस और इसको ले लें हम लोग Cl माइनस। अब ये दोनों का जो हाफ होगा उसको भी हम लोग कहेंगे कोवैलेंट रेडियस। जैसे यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि DAB बराबर RA प्लस RB, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए फार्मूला है कि जो दो अलग अलग न्यूक्लियस वाले मॉलिक्यूल होंगे, जैसे हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल के लिए, तो इसका फार्मूला होता है DAB बराबर RA प्लस RB माइनस 0.09 और मॉडुलस ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जो ये डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वो आना चाहिए पॉजिटिव। जैसे हम लोग देखें H और Cl का, अगर आपको दे दें यहाँ पे कि DHCl बराबर 2.74 एंगस्ट्रॉम, आपको यहाँ पे दे दे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम 2.1, आपको यहाँ पे दे दे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन एटम 3.0, आपको दे दे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन 2.74। तो अगर आपसे पूछा कि अच्छा एक चीज और, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन भी दे दे 0.74 एंगस्ट्रॉम, और आपसे पूछा कि बताइए रेडियस ऑफ क्लोरीन कितना है, तो इसका रेडियस दे दे और इसका रेडियस पूछे कि बताइए कितना है, तो आप क्या करेंगे। फार्मूला मैंने अभी बताया कि DAB बराबर RA प्लस RB माइनस 0.09 मॉडुलस ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलिए फार्मूला पुट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे DHCl, फार्मूला में वैल्यू पुट कीजिए। यहाँ पे लिख सकते हैं रेडियस ऑफ हाइड्रोजन प्लस रेडियस ऑफ क्लोरीन माइनस 0.09 डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2.74 एंगस्ट्रॉम, ये भी आपको दिया हुआ है 0.74 एंगस्ट्रॉम। ये आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है रेडियस ऑफ क्लोरीन। अब यहाँ पे देखें माइनस 0.09 और यहाँ पे देखेंगे 3.0 माइनस 2.1 डेल्टा ई। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे फाइनली कि 2.74
0.74 एंगस्ट्रॉम बराबर 0.74 प्लस, अच्छा ये भी एंगस्ट्रॉम में है, प्लस रेडियस ऑफ क्लोरीन माइनस 0.09 और इसका भी वैल्यू होगा 0.9 बराबर हो जाएगा 2.74 एंगस्ट्रॉम बराबर 0.74 एंगस्ट्रॉम प्लस RCl और इसको कीजिएगा तो हो जाएगा 0.081 बराबर हो जाएगा 2.74 एंगस्ट्रॉम, ये माइनस इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 0.081 एंगस्ट्रॉम, फिर ये हो जाएगा माइनस 0.74 एंगस्ट्रॉम बराबर ये हो जाएगा रेडियस ऑफ क्लोरीन और फाइनल कैलकुलेशन कीजिएगा तो 2.041 एंगस्ट्रॉम निकल गया रेडियस ऑफ क्लोरीन। अगर आपको हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल दे दे तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट रेडियस के बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं वान डेर वाल रेडियस। हम लोग बात करने जा रहे हैं वान डेर वाल रेडियस। इसमें क्या देखेंगे हम लोग कि नॉन बॉन्डेड एटम क्या बीच का हम लोग जो निकालते हैं रेडियस उसी को कहते हैं हम लोग, उसका हाफ, डायमीटर का हाफ, उसी को कहते हैं हम लोग वान डेर वाल रेडियस। जैसे इसको डिफाइन करें कि इट इज डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द internuclear distance. It is defined as the half of the internuclear distance between the nuclei of two adjacent non-bonded atoms of neighboring molecule। जैसे मान लीजिए कि हम लोग इसको बताया भी कि सबको नोबल नॉन बॉन्डेड एटम, जैसे नोबल गैस नॉन बॉन्डेड एटम होते हैं, जैसे ये नियॉन है और ये भी नियॉन है, ये दोनों का ये जो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ये D, तो R बराबर क्या हो जाएगा D/2। अब हम लोग बात करते हैं मेटालिक रेडियस का। बात करने जा रहे हैं मेटालिक रेडियस का, तो इसको लिखेंगे कि इट इज डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द internuclear distance. It is defined as the half of the internuclear distance between the nuclei of two adjacent का मतलब होता है सटा हुआ, करीब, नजदीक, two adjacent atoms in metallic crystals। मेटल के क्रिस्टल में दो मेटल एटम्स के बीच का जो हम लोग देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि दो मेटल एटम है, ये एक दूसरे से सटा हुआ है, ओवरलैप नहीं कर रहा है। मान लीजिए ये भी आयरन का एटम है, ये भी आयरन का एटम है। अब ये दोनों के बीच को हम लोग बोलेंगे डायमीटर, तो यहाँ पे मेटालिक रेडियस बराबर हो जाएगा D/2। तो आप बताइए कि मेटालिक रेडियस, वान डेर वाल रेडियस और कोवैलेंट रेडियस में सबसे बड़ा कौन होगा? ऑब्वियस है कि सबसे बड़ा वान डेर वाल रेडियस, उसके बाद मेटालिक रेडियस। क्यों? क्योंकि ये ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। लेकिन कोवैलेंट रेडियस में हम लोग देखे थे कि दो एटम आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, जैसे H2Cl2। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सबसे बड़ा वान डेर वाल रेडियस, उसके बाद मेटालिक रेडियस, और सबसे छोटा जो होगा वो कोवैलेंट रेडियस होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए
कि सबसे बड़ा रेडियस वांडरवाल रेडियस, क्योंकि ये नॉन बॉन्डेड एटम जैसे में नोबल गैस जैसे Cl2 भी ले लें, 2 Cl2 एटम उसके बीच का भी हाफ डिस्टेंस तो वांडरवाल रेडियस, मेटालिक रेडियस जैसे भी मैंने बताया मेटल्स के बीच का, और कोवालेंट रेडियस जो आपको एक दूसरे को ओवरलैप करता है उसके बीच का रेडियस जो नापेंगे, तो सबसे बड़ा रेडियस वांडरवाल रेडियस। तो ये साइड मूव करेंगे तो रेडियस जो है वो डिक्रीज करेगा। तो बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट है आयोनिक रेडियस। जैसे कोई एटम अगर न्यूट्रल है, जैसे हम लोग सोडियम ले लें और क्या करिए कि एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, गैसियस कैटायन बने, इसको हम लोग कहते हैं कैटायन, मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है कैटायन। और अगर कोई एटम ले ले और वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करे तो इसको हम लोग कहते हैं एनायन, मतलब हुआ कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है एनायन। तो जो साइज ऑफ कैटायन होगा वो हमेशा अपने पेरेंट एटम से छोटा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा कम इलेक्ट्रॉन होगा मतलब उतना ज्यादा न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ खींच पाएगा, मतलब रेडियस उतना छोटा हो जाएगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा मतलब न्यूक्लियस को खींचने में उतना प्रॉब्लम होगा, मीन्स उसका रेडियस थोड़ा सा बड़ा होगा। तो लोग लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ parent atom is greater than size of cation। मीन्स क्या समझे आप कि सोडियम का साइज बड़ा होगा सोडियम प्लस से। कैसे? तो सोडियम के पास 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होगा कि सोडियम का साइज बड़ा होगा और सोडियम प्लस का साइज छोटा होगा। मीन्स हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि A बड़ा है A प्लस से, A प्लस बड़ा है A डबल प्लस से। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उसका रेडियस उतना छोटा होगा, और A प्लस डबल प्लस बड़ा है A ट्रिपल प्लस से। फिर बोल सकते हैं हम लोग कि साइज ऑफ anion is greater than parent atom। क्यों? तो ड्यू टू मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे आप देख लीजिए कि A माइनस बड़ा है A से, क्यों? इसके पास और इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो रिपल्सन बढ़ेगा, यानी उसका साइज बड़ा हो गया। A बड़ा है A प्लस से, मतलब जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज होगा उसका रेडियस उतना बड़ा होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका रेडियस उतना छोटा होगा। मीन्स A ट्रिपल माइनस A2 माइनस A माइनस A प्लस और A डबल प्लस। करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक का रेडियस का, कि साइज किसका होगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब बोलते हैं कि दोज स्पीसीज हैविंग इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होगी उसको हम लोग कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे एग्जांपल दें कि कार्बन 4 माइनस, नाइट्रोजन 3 माइनस, ऑक्सीजन 2 माइनस, फ्लोरीन सिंगल माइनस, सोडियम सिंगल प्लस, मैग्नीशियम डबल प्लस। अब बोले कि बताइए सबसे बड़ा साइज किसका है, तो इसमें देखेंगे जिसका जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उसका रेडियस उतना छोटा होगा। मीन्स देखें कि इसका होता है एटॉमिक नंबर 6, इसका 7, इसका 8, 9, 11 और इसका हो गया 12। अब बताया था आपको कि जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज उसका साइज उतना बड़ा और जिसका जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उसका साइज उतना छोटा। अगर यहाँ हम बात करें तो इसका हम लोग Z/E रेशियो निकालते हैं। जिसका जितना ज्यादा Z/E रेशियो होगा
उसका साइज उतना छोटा होगा, जिसका Z/E रेशियो जितना कम होगा उसका साइज उतना बड़ा होगा। जैसे आप देखिए इसका निकालते हैं आपका Z/E कार्बन का, तो हो गया 6/10, ये हो गया 7/10, ये हो गया 8/10, इसका हम लोग देखें तो 9/10, इसका हो गया 11/10 और इसका हो गया 12/10। अब हम लोग इसका बताया था आपको कि जितना ज्यादा Z/E उसका साइज उतना, जितना ज्यादा Z/E उसका साइज उतना छोटा, और इसका Z/E का रेशियो जितना कम होगा उसका साइज बड़ा होगा। मीन्स ये हो गया 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.1, 1.2। ये एक NCERT का क्वेश्चन भी है कि ऐसा आपको दे दिया गया है और पूछ रहा है कि व्हाट इज कॉमन इन देम, इन लोगों में क्या समानता है। तो सबसे पहला कि इन लोगों में समानता है कि दे हैव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। और दूसरा समानता है, सॉरी इसका पहला समानता ये है। और फिर दूसरा क्वेश्चन था कि इसको आप अरेंज कीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस। तो बताइए सबसे ज्यादा रेडियस किसका होगा, जिसका Z/E रेशियो जितना कम होगा। मीन्स कार्बन 4- का साइज बड़ा है नाइट्रोजन 3- से, ऑक्सीजन 2- का साइज छोटा है नाइट्रोजन 3- से, फिर फ्लोरीन माइनस, फिर सोडियम प्लस, और सबसे छोटा होगा मैग्नीशियम डबल+। और इधर जाने से आयनिक रेडियस जो है वो डिक्रीज कर रहा है। तो बात करने जा रहे हैं अबाउट वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस अलोंग द पीरियड ऑफ डॉनिक ग्रुप। तो सबसे पहले लिखेंगे कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट along the period, the atomic and ionic radii क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मैंने आपको बताया था कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। और इससे पहले एक देखने हम लोग है बोरॉन। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये हो गया अराउंड द पीरियड। हम लोग देखें कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 इलेक्ट्रॉन का एडिशन सेम सेल में हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का एडिशन सेम सेल में होगा तो सेल्डिंग इफेक्ट पुअर होगा। सेल्डिंग इफेक्ट पुअर होगा तो न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच पाएगा, क्योंकि प्रोटॉन का संख्या न्यूक्लियस से बढ़ते जा रहा है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या कर जाएगा, घट जाएगा। एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस। व्हाई? क्योंकि न्यूक्लियस जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर अट्रैक्शन से ज्यादा खींचेगा तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज। क्यों? तो ड्यू टू increase in effective nuclear charge। अब हम लोग बात करें along the पीरियड बात किए, अब हम लोग बात करेंगे इन ए ग्रुप। तो लिखेंगे कि इन मूविंग डाउन ए ग्रुप द एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीजेस। क्यों? तो ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू सेल। मैंने आपको बताया कि डाउन द ग्रुप देखे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, तो 2, 1, 2, 8, 1, 2, 8, 8, 1, 2, 8, 18, 8, 1। तो देखिए डाउन द ग्रुप जाने से देखिए हम लोग कि नया नया शेल का एडिशन होता है, इसलिए सेल्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। सॉरी, ड्यू टू एडिशन ऑफ नए नए सेल का एडिशन के कारण एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई बढ़ जाता है और सेल्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। सेल्डिंग इफेक्ट कैसे बढ़ गया सर? क्योंकि देखिए इनर सेल में इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ते गया, सेल्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वहां पे कम हो जाएगा और जिसके कारण एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई बढ़ जाएगा। रेडियाई सर, आयनिक रेडियाई कैसे होगा? तो मैंने अभी बताया था कि कार्बन 4- का साइज बड़ा है,
नाइट्रोजन 3 माइनस से, ऑक्सीजन 2 माइनस से, फ्लोरीन माइनस से। तो आप देख लीजिए कि अलॉन्ग द पीरियड गए तो आयनिक साइज, आयनिक रेडियस जो है वो डिक्रीज करिए। कुछ कुछ एक्सेप्शन है सर। एक्सेप्शन क्या है सर? तो एक क्वेश्चन है कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम में बोलता है कि बोरॉन का रेडियस 88 पिकोमीटर, ये होता है 143 पिकोमीटर, इसका रेडियस है 135 पिकोमीटर, इसका है 167 पिकोमीटर और इसका है 170 पिकोमीटर। अभी मैंने बताया कि डाउन द ग्रुप जाने से एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि बताइए गैलियम का रेडियस क्यों घट जाता है? गैलियम का रेडियस भी बढ़ना चाहिए लेकिन एल्यूमिनियम से दिख रहा है कि कम है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा शिल्डिंग इफेक्ट एस ऑर्बिटल का होता है, उसके बाद पी, उसके बाद डी, और सबसे खराब पुअर वाला शिल्डिंग इफेक्ट होता है एफ में। तो आप देखिए इसके पास 10 ठो डी इलेक्ट्रॉन है, 10, ये कंसिस्ट करता है 10 डी इलेक्ट्रॉन। अब डी इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण इसका शिल्डिंग इफेक्ट पुअर होगा। शिल्डिंग इफेक्ट पुअर होगा तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, और न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली रेडियस क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्योंकि मैंने बताया आपको कि शिल्डिंग इफेक्ट पुअर तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो रेडियस उसका घट जाएगा। लेकिन एक बच्चा पूछे कि सर थैलियम में तो सर एफ इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे ज्यादा पुअर शिल्डिंग इफेक्ट इसका होना चाहिए सर, और शिल्डिंग इफेक्ट सबसे पुअर होगा सर तो इसका रेडियस सबसे छोटा होगा। हाँ बच्चा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने से रेडियस बढ़ना चाहिए था बहुत ज्यादा, लेकिन इसी शिल्डिंग इफेक्ट पुअर होने के कारण इसका रेडियस करीब करीब सेम हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अबाउट आयोनाइजेशन एंथैल्पी।